students, all are there in class? कोमल, मोहित, नेहा, अदिति, दीपक। कोमल किसकी सेल्फी ले रही है? मेरी पिक ले रही है, खुद की सेल्फी ले रही है? छवि, इशिका, विशाखा, मनीष। हाँ, ये खुद की ले रही है। अच्छा, अरे तुम सबको नया टाइम टेबल मिल गया? नया टाइम टेबल तुमने देख लिया? कल से नया टाइम टेबल फॉलो होगा। देख लिया क्या तुम सबने? नया टाइम टेबल सबने देख लिया? ग्रुप में देख लेना। फ्री का मतलब पीरियड फ्री रहेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास में एक चेंजेस हुई है। तुम्हारे क्लास 8 में पर्टिकुलरली एक चेंज किया गया है, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूं। कल से जो है नए टाइम टेबल के हिसाब से एक चेंजेस आ गया है। अब जो है मेरी क्लास रोज आएगी, मेरी क्लास रोज आएगी। कल के टाइम टेबल का जो इंग्लिश है, कल से तुम्हारा इंग्लिश अब मैं लूंगा। तो क्लास 8 के टाइम टेबल में ये चेंज हुआ है कि अब पहले जैसे वीक में 3 पीरियड आते थे मेरे एसएसटी के, अब पूरा 6 दिन पीरियड आएगा, 3 एसएसटी के और 3 इंग्लिश के। तो कल जो तुम्हारा इंग्लिश वाला पीरियड है वो मैं ही लूंगा। गॉट इट? ये क्लास 8 का चेंजेस किया गया है। संस्कृत का नहीं पता? तुम्हारे क्लास के दोनों सब्जेक्ट अब मेरे पास में है, इंग्लिश और एसएसटी। नहीं, हिंदी का नहीं, इंग्लिश का लूंगा। प्रीवियसली इंग्लिश हायर क्लास की मेरे पास थी, आई यूज्ड टू टेक द हायर क्लासेस, बट अब टुमारो ऑनवर्ड्स द इंग्लिश पार्ट विल बी विथ मी ओनली। ओके, हिंदी संस्कृत का मुझे नहीं पता, दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। चलो अब आ जाओ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में वी वर ऑन पेज नंबर 18। हिस्ट्री पेज नंबर 18 करना है हमको। द क्लेम टू पैरामाउंट सी। The claim to paramount sea, it is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, and its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अब ब्रिटिश जो है पैरामाउंसी की पॉलिसी, पैरामाउंसी की पॉलिसी का मतलब एक सुप्रीमेसी की पॉलिसी अपना रहे थे। पेज नंबर 18, एक सुप्रीमेसी की पॉलिसी अपना रहे थे, जिसके तहत जो है अब वो ज्यादा से ज्यादा किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने का, ज्यादा से ज्यादा किंगडम्स को हथियाने का, कब्जा करने का जो है काम वो कर रहे थे। This process, however, do not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन्होंने जहां भी कब्जा करने की कोशिश की, इंडियंस ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। न केवल इंडियन मैन बल्कि इंडियन विमेन्स ने भी
बहादुरी से मुकाबला किया। अब एक छोटे से रीजन की बात है, किटूर, जो कर्नाटक में है। जब ये कर्नाटक के किटूर रीजन में कब्जा करने गए तो वहां रानी चन्नम्मा जो है हथियारों के साथ में इनका मुकाबला करने के लिए सामने आ गई। बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया और फिर वो जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। बट रायना, ये पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस with popular support. He destroyed many British camps and records. He caught and hanged by the British in 1831. लेकिन उसके बाद भी वहां का एक चौकीदार जो था वो रानी चन्नम्मा के मर जाने के बाद भी वहां पर ब्रिटिश कैंप्स में अटैक करना, आग लगाना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता रहा। बाद में उसको 18 से 30 में पकड़ लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हुई। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule through that. अब 1830 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अब रशियंस जो है वो इंडिया में आने वाले हैं। अब रशियंस का उनको जो है डर सता रहा था, इसीलिए रशियन इंडिया में ना आ पाए, इसीलिए वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। और इसके लिए उनकी लड़ाइयां हुई अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान रीजन में काफी लड़ाई हुई। और उसके बाद 1842 में उस जगह पे उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया। उसके बाद सिंध में उन्होंने 1843 में कंट्रोल ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे वो पंजाब आ गए, जहां पर महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। उन्होंने कंपनी को वहां रोका, उनसे लड़ा। बाद में महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्ट। तो काफी सारी लड़ाइयां वहां हुई और उसके बाद में 1849 में अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पंजाब को एनेक्स करने में या कब्जा करने में जो है वो सक्सेसफुल हो गई। क्या लिखा है मनीष? पीटीए नहीं को बार बार एमए, क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying the doctrine. Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi. उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेके 1856 में क्या करना है तो आने दे। कल से अटेंडेंस लगेगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था 1848 से 1856 के बीच में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में उन्होंने ये रूल निकाला कि जिस राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होगा उसकी किंगडम जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर उसका खुद का बेटा नहीं है या बेटी है सिर्फ, तो उसकी किंगडम जो है सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। तो इस तरीके का उन्होंने नियम बना दिया और इस नियम के तहत उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी रीजन को जो है अपने अंडर में ले लिया। Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab.
Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. इसके बाद इन्होंने अवध पे जो है कब्जा कर लिया और उन्होंने फिर ये तर्क रखा कि वहां पर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी, वहां के नवाब कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से जो है अवध को कंपनी अपने कंट्रोल में ले रही है। इस वजह से जो है वहां पे जो अवध की जनता थी वो भड़क उठी और फिर वहां पर 1857 का जो है 1857 का सबसे बड़ा रिवॉल्ट शुरू हो गया। यस, कल से अटेंडेंस लगेगी हर क्लास की, तुम्हारे क्लास टीचर्स लेंगे। पीरियड टीचर अपने पीरियड में ले लेंगे, जिस क्लास का जो क्लास टीचर है वो अपने पीरियड में ले लेंगे। हमारे क्लास टीचर कौन है? कंचन मैम ले लेगी अपने आप फर्स्ट पीरियड में। कंचन मैम ही है तुम्हारी ग्रेड की क्लास टीचर, कंचन मैम है। अब आ जाओ, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By this time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे बहुत पावरफुल गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के रूल के। इन्होंने अपने टाइम में जो है कंपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया और उसका एक्सटेंशन किया। ब्रिटिश टेरिटरी को न केवल उन्होंने बंगाल बल्कि बॉम्बे मद्रास तक उन्होंने फैलाया। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, और फिर उन्होंने इस कंट्रोल को करने के लिए ब्रिटिश यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया। वहां पर 3 प्रेसिडेंसीज उन्होंने बनाए, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर, और इन प्रेसिडेंसी को रूल करने के लिए वहां पर एक एक जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया। फ्रॉम 17 the supreme head of the administration was Governor General Warren Hastings, the first Governor General, and introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो इस तरीके से जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है इंडिया में बनाया। जो भी है अब उसको फॉलो करना, अब इसको लेकर बार बार मत डिस्कस करो। हिंदी की क्लास नहीं है तो कोई भी टीचर जिसका भी फर्स्ट पीरियड होगा वो ले लेंगे। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, Faujdari Adalat, and a civil court, Diwani Adalat. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil court. The criminal courts were still under a Qazi and a Mufti, but under the supervision of the collectors. उसके बाद कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 2 कोड बनाए गए, एक क्रिमिनल कोड जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, एक सिविल कोड बनाया गया जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। और इनका जो कंट्रोल होता था, ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर एक काजी होता था, एक मुफ्ती होता था, लेकिन इनको कंट्रोल जो होता था वो अंडर कलेक्टर के अंडर में ये लोग होते थे। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharma Shastra. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu law. N.A.B. Hale translated this digest into English. By 1778, Code of Muslim Law was also compiled for the benefit of European judges. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadat Nijamat Adalat, was also set up at Calcutta. अब इसमें इशू था कि जो हिंदू ब्राह्मण पंडित थे उनका हिंदू लॉज अलग था, जो मुस्लिम काजी मुल्ला थे उनका लॉज मुस्लिम लॉज अलग था।
इसीलिए जो है दो अलग अलग डाइजेस्ट बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के। एक को हिंदू पंडित्स ने मिलकर बनाया और एक को मुस्लिम काजी लोगों ने मिलकर बनाया, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाया गया और इसके हिसाब से जो पहला कोर्ट सेटअप किया गया वो कैलकाटा में सेटअप किया गया, क्योंकि कैलकाटा जो थी वो ब्रिटिश टाइम में उनकी कैपिटल हुआ करती थी। मौलवी उनके रिलीजियस हेड, मुसलमानों के रिलीजियस हेड को मौलवी कहते हैं, जैसे हमारे पंडित होते हैं उनके मौलवी होते हैं। अब आते हैं हम कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, Savage trained soldiers on horseback, and infantry, that is, pedal foot soldiers. They were given training in archery and use of sword. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants, and the local jamidars often supplied the Mughals with pedal soldiers. तो सोल्जर्स कौन होते थे? जो पहले मुगल आर्मी होती थी उसमें कैवलरी होता था, जिसमें सोल्जर्स होते थे घोड़े के ऊपर, जिनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी। कुछ सोल्जर्स पैदल होते थे, फुट में चलकर लड़ाई करते थे, तीर धनुष की, तीरंदाजी की, हाँ वो मौलवी होते थे। इस तरीके की जो है वो ट्रेनिंग्स, अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती थी। इसके अलावा जो लोकल जमींदार हुआ करते थे उनके पास भी जो है एक फौज हुआ करती थी पैदल सोल्जर्स की। A change occurred in 11th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. उसके बाद 11th century में एक अलग तरीके का चेंजेस किया गया। जो किसान थे उनको सोल्जर्स में भर्ती किया गया और उनको जो है हथियार चलाने की ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो दी गई। The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its army, which became to be known as Sepoy, from the Indian word सिपाही meaning soldier. और यही काम जो है ब्रिटिश लोगों ने भी किया। उन्होंने जो भी है फार्मर्स को जो है सिपाही या सिपोइस में जो है रिक्रूट करना शुरू कर दिया। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirement, and its infantry regiments now became more important. अब इसमें कुछ इन्फेंट्री चेंजेस करना ये हो गया कि जब ये लोग अफगानिस्तान, इजिप्ट और बर्मा में लड़ रहे थे तो मस्केटियर्स यानी मुंह में एक होता है ना लोहे का मास्क जैसे पहनते और लंबी सी तलवार होती है, उस तरीके के हथियार लेके लड़ने वाले सोल्जर्स इनको मिले। तो अब इनको उनसे दूरी बना के लड़ना पड़ता था क्योंकि उनके पास यूं लंबी सी तलवार होती थी चोंच जैसे, और मुंह में ऐसे लोहे का एक मुकुट भी होता था, कवर हेलमेट टाइप का प्रोटेक्टिव। तो इस वजह से अब उनको भी उनके बराबर के जो है आर्मी जो है डेवलप करने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद इन द अर्ली 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as the members of the community? इसके बाद जो है यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग शुरू हो गई। यूरोपियन वे में ये लोग जो है रिक्रूटमेंट शुरू कर दिए, हाँ भाले जैसे। और इसमें जो है इसको लेकर इश्यू हो गया था 1857 में मंगल पांडे ने रिवोल्ट शुरू किया था। ये इन्होंने क्या किया कि कार्ट्रिजेस, बंदूक की गोलियां और बंदूकें इंट्रोड्यूस की। अब वो गोलियां का में क्या कैप जैसा होता था जिसको मुंह से चबाकर अलग करके और फिर उसको बंदूक में डालनी पड़ती थी, यानी कार्ट्रिज उसका ऊपर का कैप होता था, उसका कैप को मुंह से काट कर निकालना पड़ता था और फिर उसमें बंदूक में वो गोली डाली जाती थी। अब कहते थे कि वो जो गोली बनती थी उसमें गाय और सूर यानी पिग के चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता था, फैट ऑयल का। तो ये रिलीजियस इश्यू से जो है ये हिंदू और मुस्लिम
हाँ, वो ये हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए ही एक इशू हो गया था, क्योंकि हिंदू लोग जो है वो गौ को पूजते हैं, गाय को अपनी गौ माता जैसे पूजा करते हैं, तो वो गाय के चर्बी के तेल को मुंह में नहीं ले सकते। उसी तरीके के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो लोग जो पिग है उसको हराम मानते हैं, उसको बहुत गलत मानते हैं, तो वो पिग के फैट को मुंह में लेना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से जो है वो क्लैश हो गया था, और जब उनको जबरदस्ती पे उतारू हो गए थे, तो मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर ने बंदूक उठाकर अपने कमांडर को गोली मार दी, और उसके बाद सारे सोल्जर्स उसके साथ मिल गए, और इस तरीके से जो रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स शुरू हुआ था। तो मेरे को गर्मी क्यों लगेगी? गर्मी है तो गर्मी लगेगी। बार बार पानी इसलिए पी रहा हूं क्योंकि जब बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तब गले में स्ट्रेस आ जाता है। और रही बात फैन, सीलिंग फैन नहीं चल रहे, लेकिन साइड में वॉल फैन अटैच्ड है। अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन में। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनी पावर। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से आई थी इंडिया में, वो धीरे धीरे जो है टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel India by sea. तो इस तरीके से इन्होंने सी रूट निकलने के बाद में ट्रेड के नाम से धीरे धीरे जो है स्टीम शिप्स इंट्रोड्यूस हो गए, जिससे ये लोग जो है अपना चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ के टेरिटरीज को भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज केम टू पार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। ये लोग अपने फैमिली को भी यहाँ लाना शुरू कर दिए। इस तरीके से धीरे धीरे जो है इंडिया में इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बनाना जो है डेवलप शुरू कर दिया। In 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. Combined with its indirect influence of the remaining territory and the population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under the control. तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे ही अपना कंट्रोल जमा लिया। तो इस तरीके से प्रियांशु को दिख रहा है, मेरे बाल भी दिख रहे हैं, पूरे हेयर स्टाइल खराब हो गई। ओके, चैप्टर कंप्लीटेड। अब हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग करेंगे, और ट्रू फॉल्स करेंगे। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग। दीवानी का क्या होगा? दीवानी, तनीषा तेरे को नहीं बोल रहा हूं, आंसर पूछ रहा हूं। राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, गुड। दीवानी, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, वेरी गुड। ऋषभ मोहित। सेकंड है टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, यस। भाविक, वेरी गुड। मानसी, टिप्पू सुल्तान, करेक्ट आंसर, टिप्पू सुल्तान। थर्ड, फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत, गुड। इशिका, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सही, सही जवाब। रानी चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा,
Fifth, led an anti-British movement in Kittur. Good. सिपाही का लास्ट में सिपोही बची गया. हो गए फिल इन द ब्लैंक, सबने कर लिया. सॉरी, मैच द फॉलोइंग सबका हो गया. कोई रह थोड़ी गया. उसके बाद में अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ. कौन बताएगा फिल इन द ब्लैंक्स का पहला? ऋषभ, वेरी गुड. प्लासी, बक्सर नहीं होगा, प्लासी. प्लासी इज द राइट आंसर. गुड. प्लासी. वेरी गुड, प्लासी. Second, Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of. B. Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of Mysore. Very good. Yes, Mysore. सबको पता है. उसके बाद C. Dalhousie implemented the doctrine of. Dalhousie implemented the doctrine of lapse होगा, lapse. Good. LAPSE, lapse. सही है. Yes, doctrine of lapse. अब हम आते हैं फोर्थ. मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द. वेरी गुड प्रियांशु. साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं वेस्टर्न नहीं, साउथ वेस्टर्न. खाली वेस्टर्न नहीं होगा, साउथ वेस्टर्न होगा. Okay. True, false? The Mughal Empire became stronger in the 18th century. मेरे को नहीं पता, स्कूल मैनेजमेंट को पता है. फॉल्स. यस, पहला वाला फॉल्स है. करेक्ट, बिल्कुल सही है. पहला वाला फॉल्स होगा. The English East India Company was the only European company that traded with India. True या false? Second वाला B का. The English East India Company was the only European company that traded with India. फॉल्स होगा. फ्रेंच कंपनियां भी थी, पोर्तुगीज कंपनियां भी थी. फॉल्स. बी भी फॉल्स है. बी का आंसर भी फॉल्स है. सी. महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब. यस, ट्रू है. Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. True. The fourth D. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. Last wala. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. Yes, false होगा. Question answers हम next chapter में करेंगे. Question answers we will do in the next chapter of SST. कल फिर मिलूंगा मैं तुमसे इंग्लिश में. इंग्लिश के चैप्टर के साथ में कल इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, तो कल फिर मिलेंगे इंग्लिश के क्लास में. मैच अप रिपीट करूं?
कौन किसका नहीं? वो आदिति कहाँ थी? तू सो रही थी क्या? दीवानी का होगा राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर का होगा टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत का होगा क्रिमिनल कोर्ट। रानी चन्नम्मा का लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। और सिपाही का सिपोय। ठीक है, कल मिलेंगे इंग्लिश के चैप्टर के साथ में। बाय एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, कल मैं लूंगा इंग्लिश। ओके, थैंक यू, बाय। जाओ जल्दी भागो, पतासी वाला आ गया बाहर। पतासी वाला बजा रहा है डमडम। आ गया बाहर, निकल के देख, आ गया।